आज हम करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का थर्ड लेसन नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसका सेकंड पार्ट है हिटलर का उदय। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में जर्मनी की हार हुई, जर्मनी पर बहुत सारा हर्जाना और कर्ज हो गया था। उस कर्ज को उतार पाने वो असमर्थ था। किस प्रकार वहाँ की जनता आर्थिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद आर्थिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, मजदूरों की वहाँ पे क्या हालत हुई, ये सब कुछ हमने देखा। इसके बाद अब आता है हिटलर का उदय। हिटलर एक तानाशाह था और वहाँ का नेता बना था हिटलर जर्मनी का। तो वो किस प्रकार उदय, उसका मतलब किस तरीके से हिटलर ने डिक्टेटरशिप जो थी उसका तानाशाह बना और किस प्रकार उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया उस देश में, लोगों पर अत्याचार किया और किस प्रकार उसने किस तरीके की राजनीतिक नीति अपनाई, वो सारा हम अब इस लेसन में देखेंगे। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति जो थी जनता की बुरी थी, लोग बेरोजगार थे और राजनीति, कोई भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था, गठबंधन की सरकार बनती थी जिससे कि बार बार अस्थिरता का माहौल था, समाज में काफ़ी तनाव था, लोगों में डर था। ऐसे संकट में क्या हुआ कि जो हिटलर था उसकी सत्ता मतलब शक्ति तक उसको पहुंचने का उसका रास्ता साफ हो गया। 1889 में ऑस्ट्रिया, जो हिटलर था उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। जो हिटलर था उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। उसका जो युवा अवस्था थी वो बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा दिया, क्योंकि उसके पास कोई रोज़गार नहीं था। तो उसने क्या किया था, जब फौज में सेना भर्ती हो रही थी तो उसने क्या किया, पहले विश्व युद्ध के दौरान अपना नाम भी सैनिकों में लिखवा दिया। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। संदेशवाहक का मतलब होता है कि एक संदेश को दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो उसको जो सेना में भर्ती जब उसकी हुई तो उसको क्या काम मिला, जो मैसेज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का। कारपोरल बना, ऑफिसर भी बना और बहादुरी के लिए, अपनी बहादुरी के लिए उसको खूब तमगे मतलब पुरस्कार भी मिले, इनाम भी हासिल किया उसने। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया। जब जर्मनी हार गई तो उससे उसको बहुत धक्का लगा, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूलाई कर दिया। जब जर्मनी में हार गई तो सैनिक था वो, सैनिक को तो गुस्सा आएगा ही। उल्टा क्या हुआ, ये तो था ही, ऊपर से जब वर्साई की संधि में जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें थोप दी गई थी तो उससे तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो नाज़ीवाद है, नाज़ी पार्टी है जो, उसका पहले क्या नाम था। तो 1919 में इसका नाम था, ये अंडरलाइन कर रखा है मैंने, जर्मन वर्कर्स पार्टी। जो नाज़ी पार्टी है, नाज़ीवाद है, उसका पहले नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी आगे जाके नाज़ीवाद के नाम से फेमस हुई थी। और ये कब बनी थी, 1919 में। उसने, किसने, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। 1919 में एक जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इसका ये मेंबर बन गया। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। धीरे धीरे उसने क्या किया, इस पार्टी पर अपना कब्जा कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया, और इसका नाम बदल के क्या रखा गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी को ही बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। साथ साथ में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि देखो, जब हिटलर आया था तो उससे पहले समाज में बहुत अव्यवस्था फैली हुई थी। लोग बड़े परेशान थे, डर में थे, बेरोजगार थे, भूखे मर रहे थे, खाने के उनके लाले पड़ रहे थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। जो दुकानदार थे, छोटे छोटे व्यवसायी थे, वो भी खाली बैठे थे, उनका भी धंधा चौपट हो गया था। अमेरिका ने जर्मनी को मदद दी, लेकिन अमेरिका का ही जब शेयर बाजार गिर गया तो अमेरिका भी, जो अमेरिका की तरफ से मदद मिलती थी वो भी नहीं मिल पाई। जो एक उम्मीद जर्मनी को अपनी नज़र आई थी उस पर भी पानी फिर गया। ऐसी स्थिति में जो हिटलर था उसको मौका मिल गया। 1889 में जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हिटलर का। उसका जो टाइम था वो बहुत गरीबी में उसका गुजरा था। उसके पास क्योंकि कोई रोज़गार नहीं था और गरीब था वो, तो उसने क्या किया था, अपना नाम, जब पहला युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसने अपना नाम सेना में लिखवा लिया था। और जैसे ही उसकी भर्ती हुई तो उसको क्या काम मिला था, संदेश, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का।
क्योंकि उसमें क्वालिटी थी ना, इसी वजह से तो वो जल्दी ही उसने देखो कितनी तरक्की की। पहले सैनिक बना, फिर ऑफिसर बना, उसके बाद उसको कुछ पुरस्कार भी मिले अपने काम के लिए। और जर्मनी की जो हार हुई, सेना में तो वो भर्ती हो गया लेकिन जर्मनी हार गया था, उससे उसको काफ़ी धक्का लगा। और वर्साई की संधि से जो जर्मनी पर शर्तें थोप दी गई, जो वर्साई की संधि थी, उससे वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया और आग बबूला हो गया। 1919 में इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसकी मेंबरशिप ले ली और धीरे धीरे उस पूरी पार्टी पे अपना कब्जा कर लिया। इस पार्टी को नाम दिया गया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और जिसको नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आएगा 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी उसने काम किया। 1919 में तो एक छोटी सी पार्टी थी, उसका वो मेंबर बना था, और 1923 में कुछ सालों में उसने क्या किया, बवेरिया पर कब्जा, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता की पर कब्जा, और जो देश की जो सत्ता थी, जो शक्ति थी, पावर थी, उस पर भी कब्जा करने की उसने प्लानिंग कर ली थी। लेकिन महामंदी के दौरान, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी हो गई थी देश में, कीमतें बढ़ गई थी, मुद्रा की कीमत वैल्यू कम हो गई थी, अति मुद्रास्फीति हो गई थी। तो महामंदी के दौरान नाथसीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। ये जो पार्टी थी ये बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, बहुत सारे लोगों ने इसकी मेंबरशिप ले ली और ये जन आंदोलन बन गया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया, बैंकों में घाटा हो गया था, दिवालिया हो गए थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है जब नाजी पार्टी के बारे में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके बारे में बड़ा बड़ा बताया जाता है कि ये पार्टी ये काम करेगी, ये करेगी। तो ऐसे समय में जब लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, काम धंधे ठप हो गए, महामंदी है, तो लोगों को क्या लगा कि ये पार्टी, एक उम्मीद की किरण नजर आई किसमें, इस पार्टी में, नाजी पार्टी में। और 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी, पहले तो इसको वोट कम ही मिले थे लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इस पार्टी को, ये देश की बहुत बड़ी पार्टी बन गई और इसको 37, ये देखिए एकदम से कितनी बढ़ोतरी हो गई, कहाँ 2.6 और कहाँ 37% उसको वोट मिले। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों में इस पार्टी के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था, लोगों को लग रहा था कि ये जो पार्टी है यही हमें सारे दुखों से मुक्ति दिला सकती है। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, मतलब बहुत अच्छा भाषण देता था, बोलने में बहुत चतुर था, उसका जोश और उसके शब्दों से लोगों, वो अपने मतलब एक तो बोलना, वक्ता अच्छा था, बोलता बहुत बढ़िया था, भाषण जोरदार देता था, और उसके जो भाषण होते थे ऐसे जोश में देता था वो कि दूसरे लोगों को हिलाकर रख देते थे, दिमाग पे असर डालते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की, वो भाषण में क्या कहता था, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, क्या बोलता था कि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा अगर जीत गया तो। वर्साई की संधि में जो हमारे साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, उसका बदला लेगा। जर्मन समाज की जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा खो गई है उसको वापस दिलाएगा। उनका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलेगा, और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो ये हिटलर के व्यक्तित्व के बारे में कि वो कैसा व्यक्ति था, ज़बरदस्त वक्ता था, उसका भाषण ऐसा जोशदार होता था कि व्यक्तियों के दिमाग पे असर डालता था, लोग उससे प्रभावित होते थे। और वह भाषणों में क्या वादा करता था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा, वर्साई की संधि में जो उनके साथ गलत हुआ जर्मनी के साथ उसका बदला लेगा, जर्मन समाज की जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान खो गया उसको वापस लाएगा, और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार देगा, और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। अब ये देखिए, हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ, अब ये जो पार्टी थी ये हिटलर की पार्टी थी, हिटलर ने बनाई थी नाज़ी पार्टी, हिटलर के समर्थक थे इस पार्टी में। इस पार्टी ने क्या किया, लोगों में एकता का भाव पैदा करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी से जुड़े, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली, जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक क्या होता है, जब हम, आपने देखा होगा कई बार दिवाली पर भी हम एक स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, शुभ लाभ लिखा रहता है, ये काफ़ी पवित्र माना जाता है, काफ़ी लोगों की इससे
क्या नाम है, स्वास्तिक जो है एक तरीके से आप ये लगा लीजिए, ये हमारे लिए हिंदू लोग इसको बहुत मानते हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो हम स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। तो स्वास्तिक जो छपे, उनका जो झंडा होता था लाल रंग का होता था और उस पर स्वास्तिक छपा रहता था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक फ़ोटो में, ये देखिए ये है ये जो दिख रहा है ना, तो ये स्वास्तिक का निशान है। और इनके झंडे का रंग कैसा है, लाल रंग का है और बीच में स्वास्तिक बना है। ये जर्मनी का उस समय का झंडा था। तो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, अब वो जो प्रचार करते थे नाज़ी, वो इस तरीके से प्रचार करते थे कि लोगों को ये लगे कि हिटलर तो भगवान है, भगवान के समान एक मसीहा है, एक रक्षा करने वाला है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। जो नाज़ी पार्टी थी वो हिटलर का गुणगान, उसकी तारीफ इस तरीके से करती थी कि लोगों को ये लगे ये तो भगवान है और हमारे दुखों का यही अंत कर सकता है, मतलब हमारे जो दुख है उसको सुख में बदलने का काम हिटलर ही कर सकता है। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखा, लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए, काफ़ी आकर्षित हुए, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। और जो एक क्योंकि लोगों की मजबूरी थी, वो बेचारे एक बहुत भूखमरी से गुजर रहे थे, बेरोज़गारी भी थी, हर तरीके से लोग परेशान थे, उन्हें कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में जो ये पार्टी थी, इसने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई लोगों को हिटलर के बारे में कि अगर वो बन गया तो ये होएगा, ये हो जाएगा, हिटलर अगर शासन संभालता है तो तुम्हारे जो बेरोज़गार उनको रोज़गार दिलाएगा, हर समस्या का समाधान होगा। तो लोगों को अपनी एक उम्मीद की किरण नज़र आई, किसमें, हिटलर में और नाज़ी पार्टी में। फिर आता है लोकतंत्र का ध्वंस। ध्वंस होता है नाश, अंत। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, तो लोकतंत्र का ध्वंस, लोकतंत्र का अंत। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने क्या किया, जो हिटलर था उनको चांसलर का पदभार, चांसलर क्या होता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो वैसे ही जो दूसरे देश है जैसे जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में जो बड़ा पद होता है उसके चांसलर शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे देश में हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ये काम करेंगे, वहाँ पे इन बड़े बड़े पद के लिए चांसलर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, जो हिटलर थे, उनको चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, उनको एक बहुत बड़ा पद दिया चांसलर का, और यह मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था। अब ये देखिए कैसे तेज़ी से काम होगा। 30 जनवरी को तो उनको ये पद दिया और 28 फरवरी, लगभग एक महीने के अंदर अंदर 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री के जरिए, ये कई बार आता है क्वेश्चन कि फायर डिक्री या अग्नि अध्यादेश क्या है, तो 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिकों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। सबसे पहले इसने क्या किया, एक महीने के अंदर अंदर हिटलर ने 28 फरवरी 1933 को जो मीडिया थी ना, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस थी, अखबार वगैरह हो गए, सभा करने की आज़ादी, इन सबको सबसे पहले इन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको बोला गया अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण, जो वाइमर संविधान बना था क्योंकि वो गणराज्य था, गणतंत्र था, उसमें इन अधिकारों को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई थी, जिसको ख़त्म कर दिया हिटलर ने। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, जो उसके शत्रु थे, कम्युनिस्ट थे ना, उन पर अपना निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में कैद कर दिया और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया, उन पर बहुत अत्याचार किया गया और 5 लाख तक की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में इन लोगों को क्या किया, कुल मिलाकर गिरफ्तार किया। कंस्ट्रक्शन कैंप क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है, और ये कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते हैं। ये देखो कितनी क्रूर आदमी था ये, कि इसने क्या किया कि इसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको ये विरोध करता था, तो इसने क्या किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे उनको कंसंट्रेशन कैंपों, जहाँ पर चारों तरफ करंट के तार लगे रहते थे, उनको वहाँ ले जाकर लोगों को गिरफ्तार करके बिना किसी रीज़न के, और वहाँ पर उनको यातनाएं दी उनके ऊपर। ये आ जाता है कई बार कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है,
और इसमें से ये क्वेश्चन बनता है हमारा फायर डिग्री क्या होता है। फिर क्या किया, 3 मार्च, ये देखिए 28 फरवरी, उसके 2 या 3 दिन बाद उसने क्या किया, 1933, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम था, इनेबलिंग एक्ट होता है, उसको पारित किया। ये एक्ट क्या था, ये कानून क्या था, इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित, ये एक्ट इनेबलिंग एक्ट पारित किया 3 मार्च 1933 को। इसका मतलब था कि अब जर्मनी में पूरे तरीके से तानाशाही स्थापित कर दी। तानाशाही मतलब सारी पावर एक आदमी के हाथ में आ गई, हिटलर के हाथ में। अब चाहे वो सही कुछ करवाए, चाहे वो गलत आज्ञा दे, उसकी बात ही सबको माननी पड़ेगी, वही सब कुछ है, उसी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून होगा और उस पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान करा। वो किसी की नहीं मानेगा, ना किसी संसद की, ना किसी और की, उसका राज चलेगा। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर, ट्रेड यूनियन कौन सी थी, जो मजदूरों ने अपने यूनियन बनाई थी ना, मजदूर जो होते हैं, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए या अपनी मांग रखने के लिए पार्टियां बनाई थी, उस पर भी पाबंदी लगा दी। जो मीडिया थी उस पर भी पाबंदी लगा दी। न्यायपालिका पर भी पूरा उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, आता है कई बार कि एक तो इनेबलिंग एक्ट क्या है, इसको कब पारित किया गया और इसके अंतर्गत जो जर्मनी में किस प्रकार की व्यवस्था हिटलर ने स्थापित की। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से रखने के लिए कुछ सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से ही क्या था, देखो 2 तो पहले से ही मौजूद थे, एक तो वर्दीधारी पुलिस की वर्दी और स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिसको नाम दिया गया था ऐसे, ये 2 तो पहले ही थे। इसके अलावा हिटलर ने क्या क्या देखा, किस किस का वो किया, निर्माण किया। गेस्टापो, ये गुप्तचर राज्य पुलिस होती थी। SS, ये अपराधियों को नियंत्रित करने वाली पुलिस होती थी। और सुरक्षा सेवा SD, ये सुरक्षा से संबंधित काम करती थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि नाज़ियों द्वारा जर्मनी समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए कौन कौन से सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। तो आप सारे नाम लिखोगे, 2 जो पहले से थे वो वर्दीधारी पुलिस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, और इसके अलावा गेस्टापो, SS और सुरक्षा सेवी। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। ये जो दस्ते गठित किए हिटलर ने, नाज़ी पार्टी ने, इनको बहुत ज़्यादा बेहिसाब मतलब बहुत ज़्यादा असंवैधानिक अधिकार दिए गए, गैर कानूनी अधिकार, अपने हिसाब से कैसे भी अपना काम कर सकते हैं। और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। ये दस्ते जो इन पर मतलब ये जो दस्ते गठित किए गए थे, इन पर किसी की कोई रोक टोक नहीं थी, किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। ये असंवैधानिक थे, मतलब कोई संविधान के अनुसार इनको काम नहीं करना, बेहिसाब अपने हिसाब से ये काम करते थे। और ये इतने क्रूरता से काम करते थे ये दस्ते कि इसके वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। फिर आता है हमारा पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण मतलब किसी भी वस्तु का, किसी चीज का, किसी देश का दोबारा से निर्माण करना, उसको दोबारा से बनाना। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री वालमार्क शाख्त को सौंपी। हिटलर ने क्या किया, क्योंकि ये जो अर्थशास्त्री थे ये काफ़ी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, इनको काफ़ी नॉलेज थी। तो हिटलर ने क्या किया कि क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी थी, अर्थव्यवस्था को सही लाने के लिए इन्होंने इसकी जिम्मेदारी सौंपी वालमार्क शाख्त को। और इन्होंने इनको क्या सलाह दी हिटलर को, शाख्त जो थे अर्थशास्त्री थे जो बहुत बड़े, इन्होंने हिटलर को सलाह दी कि वो अपना पैसा ज़्यादा सेना पे और हथियारों पे खर्च ना करे, क्योंकि जो सरकारी बजट है वो पहले से ही घाटे में चल रहा है, पहले से उस पर कर्जा था ना जर्मनी पर। तो इन्होंने सलाह दी थी हिटलर को कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट पहले से ही घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। अब ये देखिए, उन्होंने हिटलर को सलाह दी थी कि हथियारों पे ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, सेना पे ना करे,
और उनकी सलाह को मानने की बजाय हिटलर ने उनको पद से ही हटा दिया और क्या विकल्प चुना? युद्ध का। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है कि हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी से आप क्या समझते हैं। तो हिटलर की जो ऐतिहासिक बेवकूफ़ी वो क्या थी? जून 1941 में उसने जो सोवियत संघ पर हमला किया वो उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। अब कैसे थी वो देखिए। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा थी। उसने जो सोवियत संघ पे आक्रमण किया वो उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इससे क्या हो, दोनों ओर से गिर गया। पश्चिमी ओर से तो जो ब्रिटिश वायु सैनिक थे उन्होंने बमबारी शुरू कर दी और दूसरी साइड पूर्वी मोर्चे पे क्या हुआ, जो सोवियत सेनाएं थी, सोवियत संघ की जो सेनाएं थी वो जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत की संघ की जो लाल सेना थी उसने स्टालिनग्राद में जर्मनी सेना को हारने के लिए, घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया। इस घटनाक्रम से अगली आधी सदी के लिए पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित हो गया। देखिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हिटलर ने क्या की, उसने 1941 में, जून 1941 में सोवियत संघ पे जो आक्रमण किया था वो उसकी सबसे बड़ी गलती हुई। उससे वो चारों तरफ से घिर गया और उसको हारने के लिए वो मजबूर हो गया। दूसरा क्या हुआ, जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब हुआ क्या, जब जापान ने हिटलर का साथ दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिका के जो ठिकाने थे, पर्ल हार्बर अमेरिका में एक जगह है, उसको बमबारी, वहाँ पर जब बमबारी की तो जो अमेरिका था वो भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय, हिटलर की हार हुई 1945 में। और जो जापान था उसको क्या नुकसान हुआ इसका, जापान के जो हिरोशिमा शहर है उस पर अमेरिका ने बम गिरा दिया जिससे कि जापान को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ा। तो ये हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा वो एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। ये देखिए हमने इसमें देखा हिटलर का उदय कैसे हुआ। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि लोग बेरोजगार थे, आर्थिक संकट था, काम धंधे चौपट हो गए थे। ऐसे में हिटलर को मौका मिला कि वो सत्ता पे कब्जा कर सकता है। उसका जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। शुरुआत में वो बहुत गरीब रहा है, उसने सेना में अपना नाम लिखवा, सैनिक बन गया था वो, लेकिन उसमें मतलब उसने काम अच्छा किया, इस वजह से वो ऑफिसर बना और उसको कई सारे इनाम भी मिले। उसके बाद जब सेना हार गई, जर्मनी की सेना हार गई, तो उसको बहुत बुरा लगा। ऊपर से वर्साई की जो संधि थी उस पर जो जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें थोप दी गई थी, उससे वो बहुत गुस्से में था। और उसने 1919 में एक पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, वो इस पार्टी का सिर्फ मेंबर बना था। पहले धीरे धीरे उसने क्या किया, पहले वो सिर्फ मेंबर बना, अब धीरे धीरे पूरी पार्टी पर उसने अपना कब्जा कर लिया। जर्मन वर्कर्स पार्टी बाद में जाके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई और लास्ट में नाज़ी पार्टी के नाम से। अब 1923 में क्या हुआ, हिटलर ने बवेरिया पे कब्जा कर लिया, बर्लिन पर कब्जा करने की योजना बना ली। उसी टाइम महामंदी आ गई, आर्थिक हालत देश की बहुत बुरी हो गई थी, बैंक दिवालिया हो गए थे, काम धंधे चौपट हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में जो इसकी पार्टी थी, नाज़ी पार्टी थी, वो इसका प्रचार करने में लगी हुई थी जिससे कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो और धीरे धीरे ये पार्टी काफ़ी फेमस हो गई थी। हिटलर बोलने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वक्ता था। वह अपने मतलब ऐसे भाषण देता था कि लोग उसके भाषणों से प्रभावित हो जाते थे। उसने वादा किया कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो मैं जो वर्साई की संधि में हमारी बेइज्जती हुई है उसका बदला लूँगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करूँगा, लोगों को रक्षा दिलाने, रोजगार देने की बात की उसने। हिटलर की जो पार्टी थी उसने क्या किया, लोगों में एकता का भाव पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली, भाषण दिए और लोगों के अंदर एक ऐसा विचारों का समावेश किया कि लोग हिटलर को एक मसीहा मानने लगे
कि भाई हमारे जो संकट है, हमारे देश में जो भी संकट है उसका जो निवारण है वो हिटलर ही कर सकता है। सबसे पहले लोकतंत्र का विध्वंस, लोकतंत्र का ध्वंस, इसका मतलब क्या हुआ, जब हिटलर आया तो उसने सबसे पहले लोकतंत्र का ही अंत किया। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तानाशाह बना। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने इसको चांसलर का पद दे दिया, जो बहुत बड़ा पद था। और इसने बहुत जल्दी जैसे 28 फरवरी महीने के अंदर अंदर इसने क्या किया, फायर टिगरी एक अध्यादेश जारी किया, प्रेस मीडिया इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया। और जो उसका कट्टर शत्रु थी कम्युनिस्ट पार्टी, उनका जो लोग समर्थन करते थे उनको कंसंट्रेशन कैंपों में कैद करके उसके चारों तरफ करंट के तार लगे होते थे, लोगों को यातनाएं दी गई, मार दिया गया कई लोगों को। फिर 3 मार्च 1933 को इसने इनेबलिंग एक्ट पारित किया और इसने पूरी स्थापना कर दी कि वो पूरा तानाशाह है। तानाशाह का मतलब क्या होता है कि ऐसा शासक जो केवल अपने अनुसार कार्य करेगा, उसके लिए कोई कानून नहीं होगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, उसके किसी भी उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, उसी के बाद जनता को माननी पड़ेगी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने बहुत सारे दस्ते गठित किए। 2 तो पहले से ही थे, पुलिस, वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स। उसके अलावा उसने गैस्टापो, एसएस और सुरक्षा सेवा एसडी का गठन किया। और ये जो दस्ते जो हिटलर ने गठित किए थे, ये बहुत क्रूर तरीके से काम करते थे, लोगों को बहुत बुरी बुरी यातनाएं देते थे। और इनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही क्रूरता था, बहुत ही, मतलब ये लगा लीजिए आप कि इनके जो काम करने के तरीके थे वो दमनकारी, लोगों पर अत्याचार करना और क्रूर तरीके से ये काम करते थे। इसे असंवैधानिक अधिकार दिए गए थे इस दस्तों को। और इसी वजह से जो नाज़ी राज्य है उसको एक खूंखार, एक खतरनाक आपराधिक छवि प्राप्त हुई। फिर आ जाएगा पुनर्निर्माण। हिटलर ने एक अर्थशास्त्री थे वाल्मार शाक्त, उनको अर्थव्यवस्था के को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। जब उन्होंने सलाह दी कि हिटलर को ज़्यादा जो पैसा है वो सेना पे खर्च नहीं करना चाहिए, हथियारों पे खर्च नहीं करना चाहिए, तो हिटलर ने इनको हटा दिया इनके पद से और युद्ध के बारे में विचार किया। 1900 इसकी जो हिटलर था उसकी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, 1941 में उसने सोवियत संघ पे हमला कर दिया था। इससे चारों तरफ से वो सोवियत संघ से घिर गया, उससे हार गया। जर्मनी को उसने सोवियत संघ ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। फिर इसने क्या किया, जापान ने इसका साथ दिया और इसने अमेरिका को निशाना बनाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो हिटलर था वो 1945 में हार गया और जापान के जो हिरोशिमा शहर है उस पर भी अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, जिससे कि जापान भी प्रभावित हुआ। तो ये हमने इस लेसन में पढ़ा, हिटलर किस प्रकार का क्रूर शासक था, कैसे शासन उसने सत्ता हथियाई, सत्ता प्राप्त की और सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने किस प्रकार अपना प्रचार प्रसार अपनी पार्टी से करवा कर लोगों के मन में अपने लिए जगह बनाई और उसके बाद क्रूर तरीके से उसने अपना कार्य किया हिटलर ने। इसीलिए इसके राज्य को खूंखार आपराधिक राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी का जो झंडा था वो स्वास्तिक का निशान होता था, लाल रंग का होता था, ये इसमें बताया। ये जो लेसन का सेकंड पार्ट है हमारा ख़त्म होता है। इसकी वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।